Well, good morning. I welcome you on my YouTube channel Learn SST with Dr. Neeraj Kant. Today we are going to start with history, itihas. As I told you earlier that SST of 10th class we will study 4 parts, 4 sub-subjects in which 2 chapters of democratic politics we have completed. आज हम हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। कुछ समय के बाद हम लोग ज्योग्राफी को टच करेंगे और उसके बाद इकोनॉमिक्स को टच करेंगे। जिस तरह से स्कूल में किया जाता है ठीक उसी तरह से हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे सारे सिलेबस को कवर करते चलें। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप इस मेरे चैनल पे मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप अपने साथ एक नोटबुक लेकर के बैठिएगा। डिटेल मैंने आपको बताई हुई है कि किस तरह से आपको एसएसटी को सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री। तो सबसे पहले किसी विषय को समझने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि उस विषय से हमारा क्या अभिप्राय है, हिस्ट्री का अर्थ क्या है, हिस्ट्री से हम इतिहास से हम क्या समझते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। भिन्न भिन्न जो हिस्टोरियंस हैं उन लोगों ने हिस्ट्री को किस प्रकार से परिभाषित किया है। फिर हमारी जो अपनी समझ है, जो इतना लिटरेचर पढ़ने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद हमारी हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में क्या समझ बनकर के सामने आती है, उनको हमने पेन डाउन करना है, अभिव्यक्ति करनी है, एक्सप्रेशन करना है। तो हिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है उसका जो ये वर्ड है, ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है हिस्टोरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इंक्वायरी, नॉलेज which is acquired through investigation, that is history. इतिहास, इति जमा हास, इट्स मीन, इसका मतलब है कि यह तो होना ही था। अतः in general word if you will describe history, all the events which took place in the past, that is history. All the events which happened earlier, that is called history. अगर हिंदी में हम इसको डिफाइन करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि विगत की सभी घटनाओं को, वो सभी घटनाएं जो भूतकाल में हो चुकी हैं, उन घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके प्रस्तुत करना ही इतिहास कहलाता है। तो यू कैन से कि एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स विच टुक अर्लियर एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मस्ट बी एसोसिएटेड विद ह्यूमंस। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का, आज की तारीख में अगर हम लोग देखें, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का, किसी भी इवेंट का सीधा संबंध ह्यूमन से है। क्योंकि ह्यूमन से ही सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से ही सोशल रिलेशन बनते हैं, सोसाइटी डेवलप होने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन सामने आता है, पॉलिटिक्स सामने आई, किस प्रकार से रूलर सामने आते हैं। ये सारी घटनाएं जो हैं, इन घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से क्रोनोलॉजिकल पीरियड के अनुसार लिख करके प्रस्तुत करना ही इतिहास कहलाता है। या जनरल डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। ऑल द इवेंट्स ऑफ द पास्ट नोन हैव हिस्ट्री। ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट इज नोन एज हिस्ट्री। भूतकाल में घटित सभी घटनाएं जिनका मानव से सीधा संबंध है, उनको इतिहास के रूप में जाना जाता है। यह था इतिहास की परिभाषा। अब हम देखेंगे कि 10वीं कक्षा 10th क्लास में हमारा सिलेबस क्या है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें ब्रॉड टर्म में देखना है कि इतिहास के सब सब्जेक्ट्स में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो आप देखेंगे जब आप इसके सिलेबस पे जाएंगे, यहां पर आप अपनी बुक को अपने साथ रख सकते हैं। 10वीं क्लास के हिस्ट्री को नाम दिया गया है इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, भारत और समकालीन विश्व। इस शीर्षक के अंदर अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा ऊपर लिखा हुआ इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, भारत और समकालीन विश्व। कि भारत का विश्व के कंटेक्स्ट में दर्शन करवाना ही इस पाठ्यक्रम का जो सरकार ने, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रस्तुत किया है, ही मुख्य उद्देश्य है। तो इस हिस्ट्री के पार्ट में, 10वीं कक्षा के पार्ट में हम लोग 5 अध्याय करने जा रहे हैं।
हालांकि हमें करने 4 ही हैं। आप देखेंगे 4 कैसे करने, 5 दिए हुए हैं। तो हमारे सब्जेक्ट को कंटेंट के हिसाब से 3 सेक्शन में बांटा हुआ है। पहला सेक्शन में 2 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें नेशनलिज्म इन यूरोप को दिया हुआ है, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके बाद है नेशनलिज्म इन इंडिया, मींस भारत में राष्ट्रवाद। ये पहली यूनिट है। इनके दोनों ही चैप्टर कंपलसरी हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आप पाएंगे, ये आप स्टेप जरूर देख लें। अभी मेरे साथ साथ आप बुक लेकर के बैठे। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपके पास बुक नहीं है तो इसको पॉज कर दें और बुक लेकर के आए, साथ बैठे। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो पहला है नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया। एक यूनिट में दोनों चैप्टर करने हैं। जो अगली जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, उसमें 2 चैप्टर हैं। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, मीन्स भूमंडलीकृत विश्व का बनना। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उसमें द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है औद्योगिकरण का युग। इन दोनों यूनिट में से सीबीएसई के पार्ट में हमें एक करना है और हरियाणा बोर्ड के हिसाब से हमें दोनों चैप्टर करने हैं। और उसके बाद जो अंतिम अध्याय है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रिंट कल्चर, प्रिंट क्या होता था, बिना प्रिंट के लाइफ कैसी थी, फिर क्या हुआ, प्रिंट कैसे डेवलप हुआ। आज हम बिना प्रिंट के नहीं रह सकते, और इसको हिंदी में कहेंगे मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। लेकिन हिस्ट्री के पार्ट में मैं यूरोप की हिस्ट्री को जानने से पहले इस बात पर बल देता हूं कि हमें पहले अपने बारे में मालूम होना चाहिए। वी एज अ कंट्री इंडिया। तो पहला चैप्टर मैं जो लूंगा वो यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। हम ये चैप्टर लेने जा रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमें इस शब्द का, राष्ट्रवाद के शब्द का शाब्दिक अर्थ हमें मालूम हो। नेशनलिज्म इन इंडिया, तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें राष्ट्रवाद का मतलब मालूम होना चाहिए। और ये बड़ा साधारण है। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, उसके प्रति वफादारी करते हैं, उनके सभी संसाधनों को बचाने का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, जब हम अपने सभी कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, जब हम अपने देश के लिए हर तरह का त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। तो व्हाट नेशनलिज्म इज? नेशनलिज्म इज लव टुवर्ड्स द नेशन, loyalty towards the nation, patriotism towards the nation, when we are ready to sacrifice all the things on the name of our nation, when we respect ideals of our country, when we respect the culture of our country, that is nationalism. और जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, इस चैप्टर को हम जब पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कॉलोनियल इंडिया के बारे में। कॉलोनियल इंडिया, अब जब ये कॉलोनियल इंडिया के बारे में आ रहे हैं तो एक टर्म है, उसके बारे में मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगा। उसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद। हिंदी में इसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। ये बड़ा जरूरी है समझने के लिए कि जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इस वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है वो निकल करके आया था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय सभी लोगों ने राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाते हुए संघर्ष किया, रेवोल्यूशन किया, मूवमेंट्स किए, और तब जाकर के आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो और हमारे लिए राष्ट्रवाद का क्या मतलब, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मेरे लिए राष्ट्रवाद का क्या मतलब है कि हरियाणा सरकार ने मुझे मनोनीत किया है कि मैं सामाजिक अध्ययन के बारे में बताऊं, कि मैं इतिहास के बारे में बताऊं, तो मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं कि विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। सभी चुनौतियों का सामना करते हुए मैं आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। ये मेरे लिए राष्ट्रवाद है कि जो काम मुझे दिया गया है,
जिस ड्यूटी के लिए मुझे सरकार ने मनोनीत किया है, जिसके लिए भगवान ने मुझे चयनित किया है, मैं उसको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ वो कार्य करूं। और आपके लिए राष्ट्रवाद का क्या मतलब होना चाहिए? आपके लिए राष्ट्रवाद का मतलब होना चाहिए कि सरकार जिस तरह से अपने रिसोर्सेज को आपके लिए खर्च कर रही है, जिस तरह से इतने बड़े तामझाम को, एजुकेशन को आप लोगों के लिए लगाया गया है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने कार्य को करें, आप पढ़ाई का कार्य करें, ताकि आगे आकर के आप देश की उन्नति में योगदान दे सकें। तो आपके लिए राष्ट्रवाद क्या है? अपनी पढ़ाई करना, अपने बड़ों का आदर करना, अपने देश के रिसोर्सेज को संभालना, उनको खराब ना करना, ये सब आपके लिए राष्ट्रवाद है। और मेरा राष्ट्रवाद आपके सामने है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपने धर्म को, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं। कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद क्या होता है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। एक प्रोसेस होता है जिसमें एक पावरफुल कंट्री जो होता है अपने से लेस पावरफुल कंट्री पर कंट्रोल कर लेता है, पॉलिटिकली, सोशली, सभी रिसोर्सेज को अपने हाथ में ले लेता है और उनका एक्सप्लोटेशन करता है। मैं फिर से बता दूं, जब एक ज्यादा शक्तिशाली देश अपने से कम शक्तिशाली देश पर नियंत्रण कर लेता है, उनके सभी स्रोतों का, सभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है, एक्सप्लोटेशन करता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो उसके मिनरल रिसोर्स हो, खनिज पदार्थ हो, उन सभी का दोहन अपने मदर कंट्री के फायदे के लिए करता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कंट्री है ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको जाना जाता है ब्रिटेन, ये यहां पर कॉलोनाइजर है, कॉलोनाइजर यानी कि उपनिवेशक, और यहां पर हम हैं कॉलोनी। इंडिया इज ए कॉलोनी और इसको उपनिवेश। आप देखेंगे कि कॉलोनाइजेशन क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। ये प्रक्रिया है जो करीबन 200-300 साल पहले से, 400 साल पहले से, हालांकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो ताकतवर होता है वो अपने से कमजोर को दबाता है। तो जो पावरफुल कंट्री होती है वो अपने से कम पावरफुल कंट्री पर कंट्रोल करता है। इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। द कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ पावरफुल कंट्री control upon the less powerful country and exploit their all resources. It includes human resources, minerals, everything, land resources, everything is exploited. And the main objective of exploitation is to serve the mother country. अपनी मातृभूमि को सर्व करने के लिए दूसरे देशों का शोषण करना, इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। और जो शोषण करता है, जो नियंत्रण करता है, उसको कॉलोनाइजर कहा जाता है, और जिस पर कंट्रोल किया जाता है उसको कॉलोनी कहा जाता है, उपनिवेश कहा जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया वॉज ए कॉलोनी एंड ब्रिटेन, इंग्लैंड वॉज अ कॉलोनाइजर एंड दिस प्रोसेस वॉज कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद। तो ये हमने समझा। तो हम नेशनलिज्म इन इंडिया को इस कंटेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप फिर से मैं आपको बता दूं, आप अपने पास नोटबुक लेकर के बैठे, पूरा प्रयास करें, ध्यान से सुने, नोट करें और आगे बढ़े। तो ये चैप्टर यहां पर शुरू होता है, नेशनलिज्म इन इंडिया। वेल, हिस्ट्री में हम लोग, ये बड़ा ध्यान रखना बात, हम अपने देश की हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि हमें अपने देश के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है मैं शुरू करता हूं वहां से कि जब हमारे देश में, जैसा आपको मालूम है, 1600 AD 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में ट्रेड करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। दे एंटर्ड इन आवर कंट्री फॉर मेकिंग ट्रेड एंड slowly they started to capture our areas politically also, and they started to exploit our all the resources. हमारे सभी संसाधनों का दोहन उन्होंने करना शुरू कर दिया। इतनी बुरी तरह से हमारा शोषण किया कि जिस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, जिस भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, जिस भारत के पास सभी संसाधन मौजूद थे कि आज वो एक प्रथम देश होना चाहिए था पूरे विश्व में, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे देश को इतना खोखला कर दिया कि आज हम
विकासशील देशों में हमारी श्रेणी होती है। एक बहुत गरीब नहीं तो गरीब देशों में हमारी गिनती होती है। आज भी करीबन 30 करोड़ लोग हमारे देश में भूखा सोते हैं। ये इनकी वजह से हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से हमारे ऊपर कब्जा किया। लेकिन इस अध्याय में बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा मॉडरेट एरा से। मॉडरेट एरा, मॉडरेट एरा, ये जो टाइम पीरियड था मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें मॉडरेट एरा का जो टाइम पीरियड था वो था 1885 से 1907। ये इंडियन पॉलिटिक्स में ये जो ईयर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आज जिस पार्टी कांग्रेस को आप जानते हैं, जो अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में 1885 में हुआ था। उस समय जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और 1885 से लेकर के 1985 तक जो उस कांग्रेस में, उस पार्टी में जो लीडर्स थे, उनका जो मेथड था अपनी बात को अंग्रेजों तक पहुंचाने का, वो था merely writing application, demanding something with request। ये थे जिनमें भाई नेहरूजी, सुंदरलाल बनर्जी, ये जो लीडर्स थे, ये जो टाइम पीरियड था, इनको नर्म दल का नेता भी, नर्म दल भी बोला जाता था कि बड़े पोलाइट थे। ये अपनी बात को तरीके से अंग्रेजी हुकूमत के सामने रखते थे, वो नहीं मानते थे तो भी उनको फिर से रिक्वेस्ट की जाती थी। तो इस तरह से ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को मॉडरेट एरा, नर्म दल बोला जाता है। उसके बाद आते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं एरा गरम दल के, जो 1905 से लेकर के 1920 का, 1905 से लेकर के 1920 का जो एरा था, जो समय था, उसको एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, ये जो नेता जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, इनका ऐसा मानना था कि रिक्वेस्ट करने की बजाय, अपनी बात को पोलाइट रखने की बजाय हमें एगिटेशन करना चाहिए, हमें मूवमेंट चलानी चाहिए, हमें अगर जरूरत पड़े तो वॉयलेंस का सहारा लेना चाहिए। तो ये उग्रदल थे, इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया। और इस एरा के बाद जो एरा आता है वो एरा महात्मा गांधी एरा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में, इनके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहां से मैं अपने चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं। थोड़ा सा ब्रीफिंग मैंने आपको दिया कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, किस प्रकार से शुरुआती दौर में उन्होंने अपनी बात को बड़ी विनम्रता से रखा, एप्लीकेशन के थ्रू रखा। उसके बाद दौर बदला और लीडर आए जिन्होंने कहा इफ वायलेंस इज नेसेसरी देन आल्सो वी वांट टू रिमेन फ्री, इट इज आवर कंट्री, ब्रिटिशर्स आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर। हमारे देश में उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है, हमारा शोषण करने का, हमारे भूभाग, जो हमारी भूभाग है, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करने का और हमारे ही अगेंस्ट, हमारे ही विपरीत उसको इस्तेमाल करने का उन्हें अधिकार नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम हिंसा का भी सहारा लेंगे। लेकिन उसी दौरान में एक व्यक्ति का आगमन होता है हमारे भारत देश में, और वहीं पर आप ध्यान देना, उसी टाइम में जैसा आपको मालूम है 1914 टू 1918 प्रथम विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका था। लगभग विश्व के सभी देश किसी ना किसी युद्ध में व्यस्त थे, बिजी थे। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ब्रिटेन भी, इंग्लैंड भी विश्व युद्ध को लड़ रहा था। और क्योंकि हम ब्रिटिश इंडिया थे तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम भी पूरी तरह से युद्ध में थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे लोगों से वायदा किया कि आप हमारा इस युद्ध में साथ दें, और जैसे ही युद्ध हमारी विजय में परिणित होगा हम आपको बहुत सारी छूट देंगे, आपके टैक्स को घटाया जाएगा, आपको रिलैक्स दिया जाएगा, आपको मतलब बहुत सारे प्रोमिसेस किए। लेकिन और हमारे सोल्जर्स का भी इस्तेमाल किया, हमारे यहां से गांवों से सप्लाई की गई, रिक्रूटमेंट की गई, हमारे सभी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को वहां पर इस्तेमाल किया गया। और युद्ध में विजयी होने के बावजूद भी जो जो प्रॉमिस उन्होंने किए थे उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया। उस समय एक डिजीज भी फैली हुई थी जिसकी वजह से 12-13 लाख लोग मारे गए थे। 13 मिलियन पीपल डाइड एट दैट टाइम। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक,
क्रॉप फेलियर हो रहा था, उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने, क्योंकि युद्ध में बहुत पैसा खर्च हुआ था, वॉर एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हमारे जितने भी टैक्सेस थे उनको इंक्रीज कर दिया और सिचुएशन और भी खराब हो गई। तो यहां पर महात्मा गांधी जी का आना होता है और महात्मा गांधी जी के बारे में अब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और इतिहास को, 10वीं कक्षा के इतिहास को शुरू करने से पहले यह भी हमें देखना चाहिए, यह भी हमें देखना होगा कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप नोटबुक अपने साथ रखें, आप जो मैं बता रहा हूं पॉइंट्स को लिख लें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द इंपैक्ट, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, पहला। उसके बाद जो महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था हमारे देश में, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उन्होंने जो सत्याग्रह चलाए, उन्होंने 3 सत्याग्रह चलाए, उनके बारे में पढ़ेंगे। सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह किस प्रकार से भारतवर्ष में इस्तेमाल किया गया, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उल जरूर कानून बना करके हमारी उठती हुई आवाज को दबाया गया, रोलट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे 1919 में। किस प्रकार से विश्व के इतिहास में काले पन्ने के रूप में जलियनवाला बाग मास्केर हत्याकांड को जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, आप लिख लें। उसके बाद हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट में किस प्रकार महात्मा गांधी जी ने मुस्लिम्स को और हिंदुओं को एक साथ लेकर के एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करने के क्या कारण थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान देश में क्या क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह स्टिल धीमा स्लो पड़ गया, वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि उसको वापस क्यों ले लिया गया। ये बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। 1922 तक की ये बात हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि साइमन कमीशन क्या है, साइमन आयोग क्या है, उसका गठन क्यों किया गया, उसका भारत के द्वारा क्यों अपोज किया गया, उसको मना क्यों किया गया, उसके खिलाफ आवाज क्यों उठाई गई। गो बैक साइमन के नाम से हमने इसका पुरजोर विरोध किया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया। हम इसमें गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, उसका अभिप्राय जानेंगे, उनके क्या रिजल्ट हुए वो जानेंगे, आप लिखते रहे इनको। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दांडी यात्रा, सॉल्ट मार्च जिसको जाना जाता है, किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने एक और बड़ी मूवमेंट का शुरुआत की जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लॉर्ड इरविन के साथ एक महात्मा गांधी जी से समझौता हुआ। इसके अलावा हम पूना पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसके अलावा हम देखेंगे किस प्रकार से अलग अलग जो दार्शनिक थे, अलग अलग जो कलाकार थे, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से, अपने शब्दों और अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपनी चित्रकारी के माध्यम से किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो दिया। ये हम लोग इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहली बात है, हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, जिनके अभूतपूर्व योगदान को हम नकार नहीं सकते। किस प्रकार से उनके प्रयासों से, सभी के मिले जुले प्रयासों से हमें आजादी मिली। तो हम महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक बात पढ़ने जा रहे हैं। यहां से हम शुरुआत करेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर जो गुजरात में होता है वहां पर उनका जन्म हुआ। उन्होंने लॉ किया और बैरिस्टर के रूप में अपना जो वर्क प्लेस जो था कार्यस्थली साउथ अफ्रीका को बनाया। वहां करीबन 21 वर्ष उन्होंने कार्य किया। उसके बाद वो भारत में आए और 1915 में उनका भारत में आगमन हुआ। जब वो भारत आए थे तो उन्होंने श्री गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और राजनीतिक गुरु ने उन्हें सलाह दी कि आप सीधा सीधा आप पॉलिटिक्स में ना आए। सबसे पहले आप भारतवर्ष का भ्रमण करें करीबन 1 वर्ष तक। भारतवर्ष का भ्रमण करने के पीछे औचित्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप भारतवर्ष के समाज के बारे में जान पाएंगे, किस प्रकार से जो दलित वर्ग है उनका शोषण होता है, किस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों में जो माइंडसेट है, जो उनके विचारधारा है, उनके बारे में आप जान पाएंगे। जो किसानों का जो शोषण हो रहा है उनके बारे में आप जान पाएंगे, किस प्रकार से मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो एक बार आप पूरे भारत का भ्रमण करें, उसके बाद आप राजनीति में आना, ऐसा उनके
राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उन्होंने कहा था। और जो पहली अपीयरेंस थी महात्मा गांधी जी की, वो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी, जहां पर बड़े बड़े शिक्षाविद वहां पर मौजूद थे। महात्मा गांधी जी को भी वहां पर बुलाया गया और महात्मा गांधी जी ने वहां पर जाकर के देखा कि वहां सभी पढ़े लोग, लिखे लोग, संभ्रांत परिवार के लोग, सूट बूट पहने हुए लोग वहां पर आए हुए हैं। और जब उन्हें वक्तव्य देने के लिए बुलाया गया तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि मैं यहाँ आकर के प्रसन्न नहीं हुआ। ये उनकी पहली पब्लिक अभिव्यक्ति थी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आकर के प्रसन्न नहीं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ भारतवर्ष जो गरीब देश है, शिक्षा जिसमें बिल्कुल भी प्रसारित नहीं है, यहाँ कुछ लोग एक उत्सव की तरह आए हैं और इस विश्वविद्यालय का गठन किया है। हमारा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब शिक्षा को अंत तक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ये उनका पहला वक्तव्य था, जिनकी वजह से लोगों ने उनको सुनना शुरू किया। उनके बाद 1916 में आप देखिएगा यहां से कहानी शुरू होती है। अब सबसे ये भी जानना जरूरी, सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह, सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर के बना है, सत्य और आग्रह। सत्य के प्रति आग्रह। महात्मा गांधी जी का मानना था, अगर आप सही हैं, इफ यू आर राइट ऑन द राइट पाथ, इफ यू विल बी एबल टू रियलाइज टू द ऑपरेसर दैट यू आर राइट एंड यू विल रिमेन ऑन टू आइडियल्स ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के दो आइडियल्स हैं, एक आइडियल है ट्रुथ और एक है नॉन वायलेंस। सत्य और अहिंसा, कि अगर आप सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे तो जो आपका शोषण कर रहा है उसको एक दिन रियलाइज हो जाएगा कि वो गलत है और आपकी विजय होगी। तो सत्याग्रह was an ideology of Mahatma Gandhi, according to which he emphasized upon truth and non-violence, two ideals, and he emphasized that if you will remain on the truth, अगर आप सत्य पर रहेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे तो विजय अंत में आपकी होगी। और इन बात को उन्होंने चरितार्थ भी किया। कहां से, अब ये देखेंगे आप लोग, 1916 में बिहार से, बिहार के डिस्ट्रिक्ट चंपारण से एक व्यक्ति महात्मा गांधी जी के पास आता है, जिनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। वो आकर के महात्मा गांधी से मिलता है और महात्मा गांधी जी से चंपारण के जो किसान थे उनकी स्थिति से अवगत कराता है और उनको कहता है कि आप वहां आइए, वहां के किसान बहुत परेशान हैं, हमें आपकी जरूरत है, कृपया हमें बचाएं। महात्मा गांधी जी वहां गए, वहां की स्थिति को जाना तो उन्होंने क्या पाया कि वहां के जो किसान हैं उनसे जबरन नील की, इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी। उनसे बेगार शब्द होता है जब आप किसी से काम लेते हैं उसके एवज में पैसा नहीं देते हैं। तो जबरन नील की खेती और बेगार के विरुद्ध वहां पर जो समस्या थी, महात्मा गांधी जी वहां गए रामचंद्र शुक्ल के बुलावे पर और वहां पर जाकर के उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया और अंत में उनकी विजय हुई। तो सबसे पहला उसे बेगार से छुटकारा मिला और जो फोर्स्ड लेबर थी या यूं कहें कि फोर्स्ड क्रॉपिंग थी इंडिगो की, उनसे छुटकारा मिला। तो ये सबसे पहली सत्याग्रह की विजय थी भारतवर्ष में 1916 में। उसके बाद 1917 में खेड़ा, गुजरात, खेड़ा में महात्मा गांधी जी गए। वहां पर उन्होंने देखा कि टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। वहां पर जो है क्रॉप फेलियर हो गया था, फसल का नुकसान हो गया था, एक डिजीज फैली हुई थी इन्फ्लुएंजा नाम से, बहुत सारे लोग मारे गए थे। वो स्थिति में नहीं थे कि वो टैक्स दे पाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो जमींदार थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो जबरदस्ती टैक्स वसूली कर रहे थे। और महात्मा गांधी जी ने वहां जाकर के दूसरा सत्याग्रह शुरू किया और यहां पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। और तीसरा जो है सत्याग्रह 1918 अहमदाबाद, भी गुजरात में है। वहां पर एक कॉटन मिल है, हुआ करती थी। उस कॉटन मिल के जो मजदूर थे, उन मजदूरों ने वहां पर बोनस की डिमांड के लिए स्ट्राइक किया हुआ था। महात्मा गांधी जी वहां गए, मजदूरों के साथ उस स्ट्राइक में शामिल हुए और जो बिजनेसमैन थे,
जो शोषण कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाई और अंततः यहां पर भी उन्हें विजय हासिल हुई। तो इस तरह से यहां पर क्वेश्चन बनता है कि हम सत्याग्रह से क्या समझते हैं और महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रहों के बारे में बताएं। तो सत्याग्रह एक आइडियोलॉजी है, एक फिलॉसफी है, जिसमें ट्रुथ पर चलने के लिए बिना हिंसा के मार्ग अपनाने के लिए कहा जाता है। यहां पर महात्मा गांधी जी ने 1916, 1917 और 1918, आप एक बार इसको ड्रैग करके वापस से देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या रीजन बताया। इसमें हमें करना क्या है कि 3 सत्याग्रह जो है, पहला सत्याग्रह कहां हुआ, कब हुआ और रीजन क्या था, कारण क्या था और उसका परिणाम क्या रहा। ठीक इस तरह से खेड़ा में गुजरात में हुआ, कारण क्या था, महात्मा गांधी जी वहां गए, वहां सफलता मिली, और ऐसे ही अहमदाबाद का। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय सत्याग्रह एंड एक्सप्लेन द 3 सत्याग्रह इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं और महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए तीनों सत्याग्रहों के बारे में विस्तार से बताएं। तो सत्याग्रह के बारे में बात हुई। अब देखिए एक और सिस्टम कीजिए, मैंने आपको हिस्ट्री बताया था। देखिए हमने कहां से शुरुआत की इस चैप्टर की, 1915 में महात्मा गांधी जी भारतवर्ष में आए। 1916 में उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह इनिशिएट किया। 1917 में उन्होंने सेकंड, आप इनकी डिटेल बैक में जाकर के देख सकते हैं कि कहां से उन्होंने किस तरह से मूवमेंट किया। तो 1917 में सेकंड सत्याग्रह उन्होंने किया, 1900 में उन्होंने थर्ड सत्याग्रह किया। थोड़ा सा हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़ा था, वहां पर भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ा, ये हमने सिस्टम से चल रहे हैं। देखेंगे कि 1914 और 18 में वर्ल्ड वार हुआ, भारत की क्या स्थिति रही, महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले जी के शब्दों का अनुकरण किया, पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में, दूसरा सत्याग्रह खेड़ा गुजरात में और तीसरा अहमदाबाद में। 1918 के बाद का जो टाइम आता है 1919 में के टाइम को रोलट कानून, रोलट एक्ट की वजह से भी जाना जाता है। अब ये रोलट एक्ट क्या है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि रोलट एक्ट से हम क्या समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट की हुई थी, और इसके अलावा भी भिन्न भिन्न जगहों पर, भिन्न भिन्न स्टेट्स में भारत के लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी कि ब्रिटिशर्स को जाना होगा, ब्रिटिशर्स को यहां से जाना होगा। उनको जो शोषण कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, चाहे उसमें किसान वर्ग था, चाहे उसमें बिजनेसमैन थे, चाहे उसमें मजदूर वर्ग था। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पनप रही है उसको रोका जाए। तो उन्होंने इस बात का अध्ययन किया, ध्यान से सुनना। उन्होंने अध्ययन किया कि नेशनलिज्म जो अपसर्ज है, जो लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनमें कुछ नेता हैं, कुछ लीडर्स हैं। अगर किसी तरह से उन लीडर्स को कंट्रोल कर लिया जाए तो हम पाएंगे कि इस पूरी की पूरी मूवमेंट को नियंत्रण में किया जा सकता है और ब्रिटिश किंगडम के अगेंस्ट जो आवाज उठ रही है उसको दबाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 21 मार्च को 21 मार्च को एक कानून बनाया गया, जिस कानून का नाम रखा गया रोलट एक्ट। इसके नाम इसका क्यों रखा गया? सर सिडनी रोलेट, उनकी अध्यक्षता में इस कानून को बनाया गया था। अब ये कानून था क्या? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठने वाली आवाज को निष्क्रिय करना चाहते थे, उसको दबाना चाहते थे, और उसके लिए जरूरी था कि जो नेता हैं उनकी आवाज को दबाया जाए।
उन्होंने लिए उन्होंने एक कानून बनाया। एक कानून क्या था, ध्यान देना, इस कानून के तहत अंग्रेज पुलिस को इतनी शक्तियां दे दी गई कि वो किसी भी आदमी को बिना किसी कारण के 2 वर्ष तक कैद में रख सकता है। जैसे यहां क्या प्रावधान है, पहले भी था कि जब कोई क्राइम करता है, जो कोई अगेंस्ट द लॉ जाता है, तो पुलिस उसको पकड़ती है और पुलिस कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने उसको प्रस्तुत करती है। ये एक सीधी सीधी प्रक्रिया है। लेकिन यहां पर इस कानून में क्या प्रोविजन किया गया कि आप जिसको भी चाहें, ब्रिटिश पुलिस को कह दिया गया, आप जिसको भी चाहें बिना किसी कारण के, बिना किसी कोर्ट में रिप्रेजेंट किए हुए आप इसको कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को पकड़ सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको बनाया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी काउंसिल हुआ करती थी जो कानून बनाने का काम करती थी। उन्होंने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया। तो रॉलेट एक्ट was an act made by the British government to suppress the national activities. According to this act, the enormous powers were given to the police. They could arrest anyone without any reason, without any trial for more than 2 years. And what was the theme behind this? What was the ideology behind this? They thought that if the leaders will be put behind the bar, if they will be imprisoned, then this movement against British government will slower down, they will be able to control it. So this was, and this act is also known as Black Act. इसको काले कानून के नाम से जाना जाता, Black Act. This was Rowlatt Act. यहां पर आपका सवाल बनता है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। आप इसको 2 बार 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 पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इतने शब्द इसमें दे दिए हैं, आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। पॉज करें, पीछे जाएं, समझ में आएगा, आप कर लें। तो रॉलेट एक्ट 1919 और अभी हम 1919 में घटित हुई एक बहुत बर्बर इंसिडेंट का, एक बहुत ही निकृष्ट, एक बहुत ही अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एक इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919, उसके बारे में बात करेंगे। 13 अप्रैल 1919, जिसको जलियनवाला बाग मास्केर के नाम से जाना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसकी गूंज न केवल भारतवर्ष में उठी अपितु संपूर्ण विश्व में इस बात को कहा गया कि ये बहुत ही दुखद घटना है। जलियांवाला बाग जो पंजाब क्षेत्र के अमृतसर शहर में है, यह घटना उस दिन की है जिस दिन 13 अप्रैल थी। 13 अप्रैल यानी बैसाखी का दिन, बैसाखी का दिन था। बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, आज भी आप जाएंगे, मैंने भी विजिट किया है, तो आप पाएंगे उस बर्बरता के निशान वहां पर है। पहले उसको जान लेते हैं। तो जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे लोग वहां पर बैसाखी का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे लोग शहर को घूमने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस एक्ट के दौरान पंजाब के जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके अगेंस्ट, उस गिरफ्तारी के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। और यहां पर आप लोगों के लिए जान लेना यह जरूरी होता है कि उस समय दीज पीपल वर नॉट अवेयर कि वहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ, आपको मालूम होना चाहिए कि मार्शल लॉ क्या होता है। जब लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्थानीय प्रशासन है, जब उस स्थान की स्थिति को संभाल नहीं पाता है, तो जो आर्मी होती है वो आगे आकर के सारे प्रशासन को अपने हाथ में ले लेती है। और जो वहां के नागरिक होते हैं, उनके जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो मार्शल लॉ था, वहां लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। लोगों को मालूम नहीं था, वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। रीजन मैंने आपको बता दी, बैसाखी का पर्व मनाने के लिए, शहर को घूमने के लिए। और
अपने गिरफ्तार हुए नेताओं के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए मार्शल लॉ वहां पर लगा हुआ था। और उसी दौरान जनरल डायर, ब्रिटिश हुकूमत का एक ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, अपने ट्रुप्स के साथ वहां पर आता है। उस जलियनवाला बाग के सभी जितने भी एग्जिट पॉइंट थे सबको ब्लॉक कर देता है, सारे एग्जिट पॉइंट बंद कर देता है और ट्रुप्स को चारों तरफ फैला देता है। अपने सैनिकों को चारों तरफ फैला करके जो यहां लोग हैं उनको घेर लेता है और अपने सैनिकों को इजाजत देता है कि शूट दैट। और आपको जान करके बड़ा बुरा लगेगा कि उस समय सरकारी आंकड़ों के अनुसार 400 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए, मार दिए गए थे और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालांकि आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन आपको सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस दिन की भर्त्सना न केवल भारत में हुई बल्कि पूरे विश्व में। और इस जनरल डायर को हमारे क्रांतिकारी ने, उधम सिंह ने, उनके देश में इंग्लैंड में जाकर के वहां पर गोली मार करके उनकी हत्या की थी। तो हमारे क्रांतिकारियों के बारे में भी बताएंगे। तो 13 अप्रैल 1919 जलियनवाला बाग, लोग इकट्ठा थे, जनरल डायर ने गोलियां चला दी और यहां पर बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ। इसके बारे में आप जलियनवाला बाग हत्याकांड के क्वेश्चन लिख सकते हैं। राइट ए नॉट ऑन जलियनवाला बाग, क्यों लोग इकट्ठा थे, क्या कारण था और जनरल डायर ने क्या किया, और व्हाट यू मीन और एक्सप्लेन द इंसिडेंट ऑफ जलियनवाला बाग। आप इसको लिख लेंगे। ये एक और इवेंट था जो 1913 अप्रैल को हुआ। जलियनवाला बाग जो एक अमानवीय घटना थी जिसके बारे में सोच करके आज भी हृदय भर जाता है। इस घटना के प्रति अपनी रिसेंटमेंट दिखाने के लिए भी महात्मा गांधी जी ने अपने टाइटल को केसरी हिंद को वापस सरकार को दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी वापस दे दी। एक उस टाइटल थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बड़े लोगों को दिए गए थे। जलियनवाला बाग मास्कर, ये आपका टाइम पीरियड चल रहा है। 1919 के बाद हम 1920 की कथा के बारे में बात करना शुरू करेंगे। अब आप देखेंगे कि मैंने आपको यहां पर बताया था विश्व युद्ध के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 2 विश्व युद्ध आज तक हुए हैं। हालांकि इस कोरोना को भी तीसरे विश्व युद्ध के रूप में कहा जा रहा है, परंतु जो इतिहास है उसके बारे में हम बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन, आपको मालूम होगा कि जो विश्व है 2 हिस्सों में बट गया था और विश्व युद्ध हुआ, जिसमें एक हिस्सा हारने वाले ग्रुप के साथ था जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन, जिसको आज तुर्की के नाम से जाना जाता है। ऑटोमन साम्राज्य बहुत सारे हिस्सों को मिलाकर के एक बड़ा किंगडम है, यूरोप में है। आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो वो ऑटोमन किंगडम है, जो ऑटोमन साम्राज्य है, उनका जो चीफ है, उनका जो हेड है, वहां पर जो राजा होता था, जो पॉलिटिकल गुरु था, उनको खलीफा के नाम से जाना जाता था। खलीफा एक रिलीजियस हेड, आप कह सकते हैं धार्मिक उपाधि है जो मुसलमानों ने अपने धार्मिक गुरु को खलीफा को दे रखी थी, खलीफा। तो जो ऑटोमन टर्की का जो राजा था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, वो खलीफा था। और क्योंकि ऑटोमन टर्की की विश्व युद्ध में हार हुई थी, तो हार का बदला चुकाने के लिए टर्की के खिलाफ बहुत सारी नेगेटिव एग्रीमेंट्स, संधियां की गई थी, जिसकी वजह से ऑटोमन टर्की का बहुत नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि पूरे विश्व में जो मुसलमान, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग थे, उन्होंने अपने आप को बेइज्जत महसूस किया, इंसल्टिव महसूस किया और उन्होंने पूरे विश्व में आंदोलन चलाया। इसी कड़ी में ऑटोमन टर्की साम्राज्य के खलीफा, जो मुसलमानों का रिलीजियस हेड था, उनके खिलाफ इनह्यूमन ट्रीटी की गई थी। उनके खिलाफ रिसेंटमेंट शो करने के लिए पूरे विश्व में आंदोलन चलाए गए। उसी कड़ी में मोहम्मद अली एंड शौकत अली, आप नाम लिख लेना, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, 2 भाइयों ने जाकर के महात्मा गांधी से मुलाकात की और उनको कहा कि महात्मा गांधी जी, इस तरह से हमारे जो रिलीजियस हेड हैं उनके साथ बहुत गलत हुआ है,
तो हम यहां भारतवर्ष में आंदोलन चलाना चाहते हैं, हमें आपके सहयोग की जरूरत है। इस इवेंट को महात्मा गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि ये एक मौका है जब हम मुसलमान भाइयों को भी अपने साथ मिलाकर के चल सकते हैं और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं। जब तक पूरा भारतवर्ष एकजुट नहीं होगा तब तक ये अंग्रेज हमारे देश से जाने वाले नहीं है। तो महात्मा गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को भुनाया और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम उन्होंने रखा खिलाफत असहयोग आंदोलन। खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921। 1920 को इसको पास किया गया कांग्रेस की कमेटी के द्वारा और जनवरी 1921 में एक मूवमेंट चलाई गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम बहुत सारी चीजें जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमें जो जान लेना चाहिए, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इस वीडियो में मैं केवल यहीं पर स्टॉप करूंगा। बस इतना बताऊंगा कि इसको खिलाफत का नाम क्यों दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया, जो ऑटोमन साम्राज्य का जो रिलीजियस हेड था उस कंटेक्स्ट में, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, तो महात्मा गांधी जी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी जिसको हिंद स्वराज के नाम से जाना जाता है, आप लिख लेना। और उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि जो अंग्रेज हुकूमत है, जो अंग्रेज हैं, वो भारतवर्ष में हमारे कॉपरेशन से आए हैं, वो भारतवर्ष में व्यापार कर पाए हमारे कॉपरेशन से, वो यहां पर आकर के राज कर रहे हैं हमारे कॉपरेशन। जिस दिन हमने सहयोग करना बंद कर दिया, जिस दिन हमने कॉपरेशन देना बंद कर दिया, उनको भारत देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई, असहयोग आंदोलन चला। इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों से अगली वीडियो में बात करूंगा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो वेल एंड गुड। मैं चाहूंगा आप इसको शेयर भी करें, जितने ज्यादा लोगों तक आप इसको वीडियो को पहुंचा पाएंगे तो मेरा जो प्रयास है वो सार्थक रहेगा। आप लोगों से सिर्फ यही है कि आप वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, उस पर आप कमेंट करें ताकि मैं उसको आगे आकर के उस पॉइंट को और समझा पाऊं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।